हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल 4.9 तक अपने करवाया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपने 4.10 उसमें आपको टू मूविंग कोइल्स meters M1 and M2 have the following particulars and these particulars are given, so we have to find the ratio of voltage sensitivity and the current sensitivity। तो R1 की वैल्यू बेटा अपने पास 10 है, N1 30 दिया हुआ है, A1 की वैल्यू दी हुई है, वैसे ही B1 की वैल्यू है, वैसे ही सेम सेकंड कॉइल के लिए भी ये सारी मैटर्स आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्मूला किसके लिए है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था। याद करो थ्योरी में हमने लास्ट जो गैल्वेनोमीटर की थ्योरीज थी उसमें पढ़ाया था आपको NAB डिवाइड बाई K, जिसमें N होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होते, A मतलब एरिया, कोइल का एरिया, और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और K होता है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हमें स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू सेम है, मतलब इसको हम आप कांस्टेंट ले सकते हो। और सेकंड जो फॉर्मूला था वो था वोल्टेज सेंसिटिविटी का, इसके लिए था वोल्टेज सेंसिटिविटी। उस फॉर्मूला में यहाँ पे NAB तो रखना ही था और डिवाइड बाय K इंटू R एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था, ओके। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट में रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। चलो तो पहले बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, N1 A1 B1 फर्स्ट कोइल के लिए, और नीचे K तो सेम रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, और सेकंड कोइल के लिए N2 A2 B2, और इसमें भी K सेम रहेगा, इसलिए K क्या हो जाएंगे, कैंसल, ओके। तो यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यूज़ है उसमें N1 की वैल्यू कितनी है, N1 दिया है आपको 30, एरिया भी दिया हुआ है और B1 की वैल्यू भी है, वैसे ही सेम ये तीनों की वैल्यू आप रख दो तो इसमें से करंट सेंसिटिविटी का रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो वैसे ही सेकंड आपको फाइंड करना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला रहेगा, बट जस्ट इसमें एक टर्म ऐड हो जाएगा R1 और R2, K तो इसमें भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट है दैट मीन्स R2 है वो ऊपर की साइड पे जाएगा न्यूमरेटर में, और R1 आएगा डिनोमिनेटर पार्ट में। अभी N1 A1 B1 N2 A2 B2 मतलब ये करंट सेंसिटिविटी हो गई, उसकी वैल्यू तो आप जानते हो, आगे आपने एक्वाइड की है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और R2 बाय R1 की वैल्यू आपको गिवन है, R2 आपको दिया है 14 और R1 की वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू बेटा रखी इसमें, तो सीधा आपको यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो ये 4.10 जो है उसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए थे और हमने वो सोल्व कर दिया। चलो तो 4.11 में क्या है, इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गोस। अभी याद रखो अपने लिए नया है गोस यूनिट, याद रखो 1 गोस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। और हम जब भी हम किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और वो यूनिट अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको गोस में दिया हुआ है तो यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट दिस गोस इनटू टेस्ला, ठीक है। हमारा वैलिड यूनिट है यहाँ पे टेस्ला, तो MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो इसको पूरा हाईलाइट कर देना। अभी हमारे पास कितना गोस है, तो 6.5 गोस, इसलिए उसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो तो टेस्ला में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन, an electron shot into the field with a speed of
इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 4.8 इंटू 10⁶, वो भी दी हुई है, तो आर हमें फाइंड करना है, मतलब उसकी रेडियस फाइंड करनी है। एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एंड ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 एंड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैटर दी हुई है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, तो थ्योरी में हमने देखा था एक साइड पे फोर्स जो था उस फोर्स को हम बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बेटा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेकंड साइड जो था वो अपना है मैग्नेटिक फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो EVB है, ठीक है। इसमें से एक भी कैंसिल हो जाएगा और r हमें फाइंड करना है। सो दैट मेक अ सब्जेक्ट r हियर mv/EB and all the values of these particulars are given, so you can easily find the radius of this circular radius, orbital radius of electron. Now the second question is what, why this orbit is circular, ये circular क्यों होती है, just because of centripetal force. Orbit is circular just because of सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते। तो एवरी टाइम वेन एवर द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अबाउट दिस न्यूक्लियस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइंग टुवर्ड्स दिस सेंटर। सो अगर यहाँ पे होगा तो भी फिर से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पूरा जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। आया समझ में? तो ये भी आपको साथ में लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और 4.12 तो बहुत ही ईजी है क्योंकि 4.11 पे ही डिपेंड है। उन लोगों ने क्वेश्चन में ही बोला है कि भाई 4.11 जो है उसका यूज़ करना है इसमें। तो नहीं, एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आपका जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड है कि नहीं है, ठीक है। तो वही फिर से न्यू में फाइंड करना है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, V कैंसिल हो गया। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं V इज इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। तो V/R इज इक्वल टू ओमेगा, देखो इसमें V/R है तो वहाँ पे हम ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू QB डिवाइड बाय M होगा, जो हमें साइक्लोट्रॉन की जो फ्रिक्वेंसी थी उसमें हमने पढ़े थे, ठीक है। अभी ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू हो गया, QB डिवाइड बाय M। हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, 2π को नीचे जाने दो, Q की जगह पे E लिख दो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, 2πm, सबकी वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है डज दिस फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये फ्रिक्वेंसी के टर्म में कोई स्पीड का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हियर द फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं हम, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड नहीं है। आया समझ में? तो 4.13 मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, वो इजी एग्जाम्पल है, अपने आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो फॉर नाउ एंड टिल द डेट we have finished the chapter number 4 with all the illustrations and exercise sums. Okay,
For the next lecture, we will start chapter number 8. Okay, thank you very much.